नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास 7 ट्रॉफी हैं। हम टी20 के भी चैंपियन हैं, हम वनडे 2 बार जीत चुके हैं, हम विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं, टी20 वगैरह। और कल रात इतिहास रचा है हमारी बेटियों ने। विश्व कप जब हरमनप्रीत कौर के हाथों में था और जब वो उसको ऊपर ले जा रही थी, अच्छे-अच्छे पत्थर दिलों की भी आंखें डबडबा आई। क्या मैच था! मैं तो खैर लास्ट के 10 या 15 ओवर ही देख पाया, जब दक्षिण अफ्रीका की कप्तान आउट हुई और उसके बाद पूरा गेम ही चेंज हो गया। और उसके बाद फिर हमने पूरा वो नज़ारा देखा है। पूरा हिंदुस्तान कल, जहाँ मैं कॉलोनी में रहता हूँ, पटाखों पर पटाखे छूटे जा रहे थे। जिनके भी दिवाली के बचे हुए थे, सब कल फोड़ दिए लोगों ने। ये जो जज़्बा है, ये ऐसे ही नहीं आता है साहब। और पहली बार किसी भारतीय महिला टीम ने अगर ये कीर्ति पताका फहराई है, तो इसके बहुत मायने हैं। वैसे तो हमारी कई बेटियां अतीत में भी अलग-अलग गेम्स में तिरंगा फहराती रही हैं। साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु हो, सानिया मिर्ज़ा हो, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। हॉकी हमारी टीम जो है, भारत की महिला हॉकी टीम, वो भी बहुत आला दर्जे का प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन कल के क्षण हमें बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य करते हैं। और ये टूर्नामेंट होते हैं, ये कामयाबियाँ होती हैं, जब ब्रांड के तौर पर, जिसको हम कहते हैं ना कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा। तो ये भावना पूरे विश्व में हमारा मान-सम्मान बढ़ाती है, हमारी ब्रांडिंग को 4 चाँद लगाती है। लेकिन इतनी बड़ी विजय के बाद अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, मैं सोशल मीडिया की गलियों में जाकर के कभी-कभी ज़रा उन पर एक दृष्टि डालता हूँ। उसमें कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, खरदूषण टाइप, कुछ जिनको हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं और उसमें भी उन लोगों को कुछ ना कुछ खुड़पेच करना होता है, ऐसी टिप्पणियाँ भी पढ़ने को मिली हैं। सीधे जुड़ लेते हैं अपने गेस्ट से, और मैं क्या परिचय दूँ अवनीश शर्मा जी का। आप उनकी मेधा से, उनके सुलझे हुए विचारों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे। अवनीश जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। मैं एक टिप्पणी देख रहा था और उस टिप्पणीकार का नाम भी मैं नहीं लेना चाहता इस शो पर। उसने कहा कि महान क्रिकेटर, इस सदी के महान क्रिकेटर कपिल देव अ, हरमनप्रीत कौर को विश्व कप ट्रॉफी प्रदान करते हुए। और जाहिर है, कपिल देव तो नहीं थे, जय शाह थे। और जय शाह, उनको क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये लोग कि वो आईसीसी के इस समय चेयरपर्सन हैं। इससे पहले बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे। और ये वो लोग हैं, जब माधवराव सिंधिया बीसीसीआई के चेयरमैन थे या शरद पवार थे, तो इनकी ज़बान से कोई बोल नहीं फूटता था। उस समय ये चुप रह जाते थे। आज अगर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है या आईसीसी का चेयरमैन बनता है और उनकी सरपरस्ती में हमारी भारतीय टीम अगर सर्वोच्च पुरस्कार हासिल कर रही है, मेडल जीत रही है, चैंपियन बन रही है, तो इनको गलत बयानी करते हुए, व्यंग कसते हुए शर्म नहीं आती है। जी सर। सर सबसे पहले तो हमारी बहनों, हमारी बेटियां जिन्होंने कल महिला क्रिकेट में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है, उनको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत बधाई।
सर हैंसी क्रोनिये स्वर्गीय, जब उनका मैच फिक्सिंग वाला इश्यू हुआ था, उसके बाद कई सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो यकीन बताऊं कि मेरा क्रिकेट से वो थोड़ा लगाव घट गया था, अजीब सा लगने लगा था। और सच बताऊं तो मैं अब क्रिकेट बेहद कम देखता हूं। लेकिन कल मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि बाबा ये वाला मैच जरूर देखना, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ग्रैब द वर्ल्ड कप। और न जाने, मुझे याद नहीं है सर, मैंने पिछला कब कोई मैच पूरा देखा, और कल मैं पूरा मैच मैंने देखा। इस चक्कर में मैंने अपने यहाँ एक रिकॉर्डिंग भी डाल दी। सर, मैं कानपुर रहने के दौरान ग्रीन पार्क अक्सर जाता था, मेरे कई सारे लोकल मित्र थे, तो वो वहां पर खेलते थे। और प्रियंका शैली और ये मिताली राज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वहां प्रैक्टिस करते थे। ये बच्चियां कैसे साइकिलों से आती थी, प्रियंका शैली, मैं बता रहा हूँ। और रही बात आईसीसी चेयरमैन या बीसीसीआई चेयरमैन, वो अमित शाह के बेटे हैं, इस वजह से इनका विरोध है। तो सर, ये वही लोग हैं, इनका डीएनए वही है, जो 10 जनपद खानदान में पैदा होने वाले किसी को पीएम मटेरियल नहीं, श्योर शॉट पीएम मानते हैं, और उनको उसी तौर पर देखते हैं। तो इसलिए इनकी इन तुलनाओं का जवाब देना या इनको एड्रेस करना तो बेमानी। हाँ, मैं आपको सर प्रणाम करता हूं कि आपने इस विषय को लिया है। इस बहाने बहुत सारी और बात हो गई। ये वही प्रधानमंत्री हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बिना कहते हुए इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। सर, ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत करते हैं। हमारे ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए वो हमारी बेटियां ही तो थी। उसके अलावा वीवीआईपीस की सुरक्षा में आज कमांडोज के रूप में हमारी बेटियां हैं। एनसीसी की टुकड़ी हमने परंपरागत रूप से राजपथ पर परेड करते हुए देखा है सर, लेकिन अब कमांडोज की एक पूरी बटालियन, एक पूरी टीम जो है, वो हमारी बेटियों की। फाइटर जेट्स पे हमारी बेटियां हैं। और प्रधानमंत्री जी का जरा देखिए सर, वैसे तो वो सभी खिलाड़ियों से कभी भी कोई इंटरनेशनल मैच हो, और एक मैं आपको बताऊं, दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम वो खेल के लौटी थी, और उत्तर प्रदेश के तब सीनियर आईएएस रहे, अब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मेरा ही नाम राशि उनका है, अवनीश अवस्थी जी, वो उसके प्रमुख हुआ करते थे, जो दृष्टिबाधित पैरा टीम जो है। और उस समय वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा पत्र कि सर, इस तरह का एक अचीवमेंट हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर दृष्टि बाधित उस पूरी विजयी टीम को अपने आवास पर बुलाया, अपने आवास पर मिले। दर्शक गूगल करेंगे, वो फोटो मिल जाएगी। खिलाड़ियों, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे हमारे लड़के हों, एक एक खिलाड़ी से पर्सनल टच किस तरह से प्रधानमंत्री देते रहे हैं। प्रधानमंत्री तक का मजाक उड़ाया कि छोटे छोटे टूर्नामेंट पर, अभी जब हमारी क्रिकेट टीम ने जीता, इसको प्रधानमंत्री ने किस तरीके, ये सारे खेल क्या है सर? खेल में खिलाड़ियों का जो पूरा का पूरा एनर्जी होता है, वो शाबाश बाकाप, ये क्यों कहा जाता है? इससे उनका मोराल ऊपर होता है, उनका मोटिवेशन ऊपर होता है। तो प्रधानमंत्री और इस सरकार के कम से कम महिला और उसके अलावा खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो सम्मान है, और सिर्फ सम्मान ये नहीं है कि केवल ये सम्मान देते जा रहे हैं और हासिल कुछ नहीं हो रहा, रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा। मैं यहाँ फहरिस्त नहीं गिनाऊंगा, लेकिन चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे पैरा गेम्स हो, चाहे क्रिकेट हो, और तमाम खेल हो, हॉकी हो, आप देख लीजिए, इनमें परफॉर्मेंस कुछ तो बताती है सर। या इसको भी कह देंगे कि किसी ईवीएम हैक करके और वोट चोरी चोरी करके ये काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जरा आज के विपक्ष का देखिए, ये मोदी विरोध में भारत विरोध का विपक्ष हो चुका है सर। पहलवान बेटियां जब अपनी
मान लीजिए किसी जायज या ना जायज जो भी उनकी शिकायत रही हो, उसको लेके अगर वो कोई बात करती हैं, ये आपदा में अवसर खोजते हैं और उनको राजनीति का शिकार बना लेते हैं। और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये बेटी पहलवान को नेता बना लेते हैं और एक हमारे बेटे पहलवान को, एक भाई पहलवान को उठा के अपने मोर्चे का नेता बनाने। आप बताइए, खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनाने से इनकी प्राथमिकताएं क्या है? ये खिलाड़ियों को अपनी दूषित राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको अपना पालतू राजनेता और नेता बना लेते हैं। तो ये दरअसल दो डीएनए और दो संस्कारों का फर्क है सर। मैंने आपने अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आपने जो बताया मिताली राज ने एक्सेप्ट किया कि 1,000 मैं रुपए वो मैच फीस मिलती थी। मैं वो एक्चुअल में लल्लन टॉप पे इंटरव्यू देख रहा था, वो दर्शक भी अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। जी, सौरभ द्विवेदी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि जब आप रनर्स अप रही थी तो आपको कितनी मैच फीस मिलती थी? चौंकाने वाली बात है, 2005 की बात है ये। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। इसी 10 जनपद की सरकार थी। मिताली राज ने उस इंटरव्यू में बताया है, गूगल करिए मिल जाएगा। उसने बताया कि हमें पर मैच 1,000 रुपया मिला था और हम उस टूर्नामेंट में, विश्व कप में 8 मैच खेले थे, तो पर हर खिलाड़ी को 8-8 हज़ार रुपया मिला था। मैं दर्शकों को बता दूं, अवनीश जी भी बताएंगे डिटेल। आज की जो भारतीय टीम है, क्रिकेट टीम है महिलाओं की, इसको समान अधिकार मिला हुआ है। इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है साल का और उतनी ही राशि मैच फीस मिलती है जितनी पुरुष क्रिकेटर्स को मिलती है। तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आएंगी? जी। बिल्कुल ठीक है सर। और पहले तो एफिलिएशन भी नहीं था, अब तो इनको एफिलिएशन भी है और प्रॉपर तरीके से जो इनको इंटरनेशनल जो बॉडी है आईसीसी, उससे भी पैसे हासिल होते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनको कोचेस के लिए, बाकी इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए भी। सवाल ये है सर कि दरअसल इनका नेगेटिव अप्रोच क्यों होता है? और आप देखिए, जब नेता कुछ नहीं कहता तो ये अपने इकोसिस्टम से कहलवाते हैं। आपने बहुत सही ट्रीटमेंट दिया, आपने कहा कि उस व्यक्ति का आप नाम भी नहीं लेना चाहते, लेने की आवश्यकता भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये इतने दूषित हैं कि ये जब खुद नहीं कह पाते, तो ये अपने इकोसिस्टम के ज़रिए ये सारी बात कराते हैं। और तो और सर, खिलाड़ियों में जाति खोजी जाती है। ये तक कहा जाता है, अपने इकोसिस्टम द्वारा कहलवाया जाता है कि अरे फलाने-फलाने जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा तो है ही नहीं, पिछड़ा है इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बताता है सर कि ये पार्टियां, ये नेता ऐसी राजनीति करने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले, इनके लिए कवर फायर देने वाले जो इनका इकोसिस्टम है, वो हर जगह खुद राजनीति करता है। ये खेलों में भी राजनीति करते रहे हैं। जब इनका अपना नेता उसी क्रिकेट के मैनेजमेंट में होता है, तब तो इनका वो कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ किसी का पुत्र अगर होता है, तो इनको बहुत परेशानी होती है। अभी भी सर, राजीव शुक्ला राजीव शुक्ला, लगातार, मतलब वो बिल्कुल, आईपीएल का चेयरमैन भी रहा है, लगातार बिल्कुल। बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना हुआ है। उसको लेकर के तो कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं होती जैसे जय शाह को लेकर के करते हैं। सर, लालू प्रसाद यादव का क्रिकेट से क्या रिश्ता? और बिल्कुल। बिहार में क्रिकेट संभवतः बिहार से हमारे खिलाड़ी क्रिकेट के नहीं आ पाए, वो इसी वजह से है। दूसरी चीज, आपको राजनीतिक विरोध मोदी का करना है भैया, सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय मैं जपते जपते परेशान हो गया हूं, करिए ना। लेकिन आप भारत का, फिर आप कहते हैं कि वोट चोरी होती है। आप हमारी बेटियों का अपमान करेंगे और फिर कहेंगे वोट चोरी होती है। आप छठ का अपमान कर देंगे, फिर कहेंगे कि बिहार में वोट चोरी हो गई। सर, दरअसल ये अब समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी युक्ति लगाई जाए जिस युक्ति से, लेकिन उसको समझना बेहद आसान है। और इनकी समस्या यह है कि इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है। समझना केवल ये आसान है, इतना आसान है कि आप व्यक्ति का, पार्टी का, विचारधारा का विरोध करते करते भारत के विरोध में मत खड़े होइए। पहली चीज, भारत के संस्कृति के विरोध में मत खड़े होइए, भारत की सेनाओं के विरोध में मत खड़े होइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में
योगदान देने वाले हमारे उद्यमशील जो उद्योगपति हैं, व्यापार के लोग हैं, व्यापार जगत के, उनके खिलाफ मत खड़े होइए। लेकिन ये कितना सहज है सर, लेकिन इनको कैसे समझ में नहीं आएगा? इनको इसलिए नहीं समझ में आएगा कि दरअसल ये भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत और उसमें रचे बसे लोग हैं ही नहीं। आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे सर। ये वो वाले हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इनका वश चले, राहुल का वश चले और उनकी राजनीति का वश चले, तो ये क्रिकेट और बाकी जो खेल हैं उनमें भी रिजर्वेशंस की बात करने लगेंगे। और यदा कदा मुझे कुछ सस्ते इकोसिस्टम के लोग जो जिनका नाम अभी जिक्र आप नहीं करना चाहते थे, उस सस्ती चवन्नी ने एक आध बार ऐसा किया भी है। तो ये मानसिकता का फर्क है सर। और हम बार बार, चूंकि थोड़े से लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का विपक्ष भी ठीक ठाक हो। इतना लताड़ा और इतना कबाड़ा विपक्ष ना हो, तो हम लोग चिंता करते हुए दिख जाते हैं कि अरे भाई राहुल, थोड़ा सा तो सही करो यार, फलाने पार्टी थोड़ा सा तो सही करो यार, कम से कम भारत के लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका तो निभाओ यार। लेकिन नहीं सर, इनसे नहीं हो पाएगा। तो इनसे अब कोई अपेक्षा करना, इनमें सुधार की कोई गुंजाइश देखना, ये संभव नहीं है। बेटियों के बारे में सर, मैं यहां पर लोहिया साहब को कोट करना चाहूंगा। जी, श्रीमती इंदिरा प्रधानमंत्री थी, लोहिया जी बेटी की कहते थे, और उन्होंने दो मांग, एक चूल्हा, और वो भी महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी थी, और दूसरा उन्होंने कहा था, इंदिरा मैं अगले 5 साल तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। मैं जब गांव जाता हूं तो मेरे गांव की पगडंडियां चक्रोट मानव मल से पटे रहते हैं। मेरी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है उन्हें। अगर हो सके तो गांव में सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था करा दो। और सर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने हर घर शौचालय की व्यवस्था कराई। और ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो भी हमारे दर्शक हैं, वो समझ सकते होंगे कि एक केवल शौचालय, जिसको बाद में इज्जत घर तक का नाम दिया गया, उससे सबसे बड़ा लाभ अगर मिला तो हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों और हमारी बच्चियों को मिला। इतनी बड़ी त्रासदी थी सर ये। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें शर्मसार होना पड़ता था, दिन में उनका निकलना मुश्किल था, ये नेचुरल काल है, लेकिन वो बिल्कुल। नहीं निकल सकती थी। उससे तमाम तरह के अनहाइजेनिक सिचुएशंस पैदा होते थे। इसके साथ साथ जो इसका एक बड़ा पक्ष था कि जब वो शाम को गांव के बाहर जाते थे या गांव के खुले एरियाज में जाती थी, उनके साथ तमाम तरह की हरकतें होती थी। और कई स्थितियों में तो उनके साथ बेहद दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि खुले में शौच जाना उनकी मजबूरी थी। सर, जो व्यक्ति बेटियों के लिए यहां से चिंता करता हो, जो व्यक्ति बेटियों के लिए सदैव एक दादा पिता के भाव से देखा जाता हो, ऐसे छवि का उसने निर्माण किया हो, आप उसके राज में, उसके शासन में अगर हमारी महिला खिलाड़ियां, चाहे वो क्रिकेट की हों, आज हम क्रिकेट सामयिक है इसलिए उस पर बात कर रहे हैं, तो ये कम से कम किसी मुंह से ये नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री ने या इस सरकार ने महिलाओं के बारे में क्या किया। किसी भी क्षेत्र की महिलाएं, किसी भी क्षेत्र की, आप स्टार्टअप में देख लीजिए, आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में देख लीजिए, उनकी पदोन्नति में देख लीजिए, आप सेनाओं में देख लीजिए। इसके अतिरिक्त अभी बड़ी बात हो रही है सर, बिहार में एक बिल्कुल 25 साल की बच्ची है, मैथिली ठाकुर, लोक गायिका है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। बहुत सारे लोग उस पर कुछ चेष्टा कर रहे हैं कि अरे साहब, वो 25 साल की है, वो क्या जानेगी, उसको क्यों राजनीति में उतार दिया बीजेपी ने। लेकिन साहब, आप युवाओं के लिए वर्जित कर देंगे और युवा महिलाओं के लिए, आपके सामने परसीमन आने वाला है, उसके बाद रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए। आप कहां से नेत्रियां तैयार करेंगे साहब, टिकट किनको देंगे? तो ये और होता है कि पहले से पार्टिसिपेशन की प्लानिंग करना और उसके लिए तैयारी करना। प्रधानमंत्री इसलिए जाने जाते हैं, ये सरकार इसलिए जाने जाती है। उसके बावजूद भी ये सरकार लिंग, जाति, समाज और यहां तक कि इनके हार्डकोर सपोर्टर इस बात से नाराज रहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन
एक राष्ट्र का विकास तभी है जब सारों का विकास हो जाए, अन्यथा ये अराजक जो पहले से ही इनकी मानसिकता अराजक है, वो हमारे देश के विकास की गति को बाधित करेंगे। तो कम से कम इनके पास कोई मुँह नहीं है सर, इनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि इनकी चिंता करना छोड़ दीजिए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दर्शकों को बताता चलूँ, जो कल विश्व चैंपियन बनी हैं बेटियाँ, उन पर पुरस्कारों की बरसात हो रही है। बीसीसीआई 124 करोड़ रुपया जारी कर रही है इनके लिए, 124 करोड़ रुपया। आईसीसी जिसके चेयरमैन जय शाह हैं और इनको कपिल देव कह कर के अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी। आईसीसी 40 करोड़ रुपया देती थी। यानी इन बेटियों को 164 करोड़ रुपया तो सीधा-सीधा बीसीसीआई और आईसीसी दे रही है। और बाकी की जहाँ-जहाँ की ये रहने वाली हैं, उन राज्य सरकार है। राज्य सरकारों का अभी स्नेह बरसना बाकी है। वो भी आप देखेंगे, हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में, जैसे-जैसे अभी अपने गृह राज्यों में जाएँगे और ये वहाँ पर इनका आदर-सत्कार होगा, इनकी शोभा यात्राएँ निकलेंगी, इनको खुली गाड़ी में ले जाया जाएगा और जब वहाँ के मुख्यमंत्री उनका सम्मान करेंगे, तो वो अपनी तरफ से घोषणाएँ करेंगे। अभी इस प्रधानमंत्री आवास पर आप देखेंगे सर, इन बेटियों को। प्रधानमंत्री आवास पर निश्चित रूप से देखेंगे प्राइवेट हम लोग। स्पॉन्सर्स अभी आप देखेंगे। जी हाँ। तो मेरा कहना ये है कि एक पूरी पीढ़ी 1983 बिल्कुल, में जब पहली बार विश्व कप जीता था कपिल देव की और सुनील गावस्कर की टीम ने, तो उसके बाद आप देखिए कि क्या आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और एस्पिरेशंस जो बढ़ती हैं, उम्मीदें जो बढ़ती हैं, घर-घर से जो नए क्रिकेटर तैयार होंगे, जो थोड़ा बहुत अपनी बेटियों को फील्ड पर भेजने से हिचकिचाते थे, वो अब किस तरीके से उनको प्रेरित करेंगे अपनी बेटियों को, ये हम आने वाले कुछ समय और सालों में देखेंगे, अवनीश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर और इस तरह से मोटिवेशन भी बढ़ता है सर। और एक चीज़ और, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके साथ इस तरह के खुले वातावरण, अनुशासित वातावरण होते हैं, तो फिर लोग या एक पिता के रूप में मैं ही आज खेल एक पुराना जुमला था सर कि पढ़ोगे और लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। समय जाता रहा सर, नए-नए कैरियर अब खेल, आईपीएल वगैरह ये आ जाने के बाद बच्चों के लिए बहुत कैरियर के अच्छे अवसर हैं। और ऐसा सिर्फ खेलों में नहीं हुआ है, एंटरटेनमेंट पे आप देख लीजिए, कंटेंट क्रिएशन में आप देख लीजिए। तो जहां रोजगार का मतलब आप केवल सरकारी नौकरी इसकी कल्पना करते हैं, तो ये एक नई संस्कृति पैदा हुई है जहां पर नौकरी और रोजगार इन दोनों को जोड़ने के बाद जो अवसर निकलते हैं, एम्प्लॉयमेंट का अवसर ये है सर। एम्प्लॉयमेंट का अवसर ये नहीं है कि आप कुछ लाख, कुछ हजार लोगों को सरकारी क्लर्क बनाते चलिए। कितनों को दे सकेंगे सर? संभव नहीं है इतनी बड़ी आबादी में। तो अब एक जो मोटिवेशन लेवल निकल के आएगा और क्वालिटी तो आएगी ही सर। ये स्पष्ट है सर, बिना लक्ष्मी के न क्षमता का विकास होना है, न परफॉर्मेंस होना है, न बच्चियों का मोटिवेशन होना है या किसी भी खिलाड़ी का मोटिवेशन। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि आपने अच्छा कहा कि 80s में जिस तरीके से मेंस क्रिकेट में और उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति हुई, अब महिला क्रिकेट में हमारा नंबर है सर। जब मैच कल खत्म हो गया ना और बेटियां तिरंगा लेकर के चारों तरफ घूम रही थी, पुरानी खिलाड़ियों को ट्रॉफी दे कर के उनको भी सम्मानित कर रही थी, भागीदार बना रही थी, तो सामने से जब हरमनप्रीत कौर को अपनी क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार दिखाई दिए। आँखों में आँसू आने वाला लम्हा था वो, सीधे बिल्कुल सर, उनके पैरों को छुआ उसने। हरमनप्रीत कौर ने अपने कोच के पैरों को छुआ और फिर बिल्कुल, उसने उसको गले से लगा लिया। ये जो विश्वास जो अभी आप बात कह रहे थे कि मैं एक पिता होने के नाते एक सुरक्षित वातावरण में, खुले बिल्कुल सर, वातावरण में और जहाँ पर सिक्योरिटी हो, ये सिक्योरिटी और ये जो भाव हरमनप्रीत कौर ने दिखाया जीत के बाद अपने कोच के चरण स्पर्श करना, ये ऐसे ही नहीं आते हैं। ये आचरण टॉप लेवल से भी जब
वो शुचिता, पवित्रता और तमाम दूसरे मानदंड अपनाते हैं लोग और उच्च मानदंड स्थापित करते हैं और टीम को और सारी क्रिकेटर्स महिला क्रिकेटर्स को अपनी बेटी मानना और बेटी की तरह ट्रीट करना, उनको तैयार करना, मोटिवेट करना उनको। ये बहुत बड़ा काम था जो मजूमदार साहब ने किया है और मुझे लगता है कि इन बेटियों के साथ-साथ ये कोच भी बहुत लंबे समय तक याद किए जाएँगे। निश्चित, निश्चित तौर अगले बिल्कुल। विषय पर चलते हैं साहब। योगी बाबा ने तो 3 युवराजों को नए नाम दे दिए हैं। मैं दर्शकों को ज़रा सुनवा देता हूँ और फिर आपकी टिप्पणी चाहूँगा उस पर। जी, सुनिए आप सब लोग सुनिए। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। टप्पू और अप्पू के नाम पर। टप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते, बहनों और भाइयों, क्या कहेंगे साहब? नए नामकरण? योगी जी सर जब भी आते हैं तो कुछ ऐसा दे जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। सर योगी जी ने नए नाम जरूर दिए, अप्पू, डप्पू, टप्पू, अप्पू और पप्पू। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने तीनों बात कही और गांधी जी के इन 3 प्रतीकों, जो बंदर गांधी जी के 3 बंदर चरित्रों के साथ जो गुण और जिस सटीकता से उन्होंने जोड़ा, महत्वपूर्ण बात यह है सर, सच सुन नहीं सकते। राहुल गांधी इस देश का सच 2014 से जो चल रहा है, इस देश के लाखों लाख करोड़ों मतदाताओं का, वो सुनने को राजी नहीं है और इसीलिए वो कहते हैं ईवीएम हैक किया जाता है, फिर वो कहते हैं वोट चोरी से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। वो सच नहीं सुन सकते। वो सच, भारत वाकई आर्थिक प्रगति कर रहा है, दिनों दिन उत्तरोत्तर तीसरी अर्थव्यवस्था की लाइन में है, नजदीक पहुंच रहा है, वो इसको नहीं सुन सकते। लेकिन वो कैसे इसको नहीं सुन सकते कि बड़बड़ाहट में अगर ट्रंप ये कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, तो वो उसको बिल्कुल ऐसे वसीयत के तौर पर ओन करके पार्लियामेंट के परिसर में पत्रकारों से बात करते हैं जैसे वो उनके दादाजी की कही हुई बात है और बिल्कुल पत्थर पर लकीर है। तो सच सुन नहीं सकते, सच देख नहीं सकते। और यही है सर, आप बिहार चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि ये दरभंगा में योगी जी ने बोला, इसी जनसभा में एक और बात बोली योगी जी ने, वो भी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जिस भी चुनाव के प्रचार में कूद पड़ते हैं तो वो इस बात की गारंटी होती है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। तो अभी तक तो सोशल मीडिया पे लोग ही मजाक उड़ाते थे, स्टार प्रचारक, और मुझे लगता है सर, अगर कभी इनके महागठबंधन ने या इस तरह के जो इनके अलायंस है या कांग्रेस पार्टी कभी अगर राहुल गांधी का नाम स्टार प्रचारकों में डालना भूल गई, तो योगी जी इनिशिएट करके उनको भाजपा और एनडीए का स्टार प्रचारक जरूर बनवा देंगे और कहेंगे भैया ये चॉपर लो और जाओ अपनी पार्टी का प्रचार करो। सवाल यह है सर कि एक तरफ योगी जी को शुरुआत में क्या कहा गया है, जिस तरीके से आप देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए तो कपड़ों से लेके अंग्रेजी के ज्ञान तक पर अस्तरहीन टिप्पणियां, ये शुरुआत थी। उनके बुद्धि कौशल तक को चैलेंज करना और यदा कदा घृणित लोगों द्वारा उनकी एजुकेशनल डिग्रीज के बारे में, पढ़ाई लिखाई तक के बारे में,
और ये वो लोग हैं जो राबड़ी की परंपरा से आते हैं, ये वो लोग हैं जो फूलन देवी की परंपरा से आते हैं, राजनीति को बढ़ावा देने वाले। लेकिन योगी जी जब आए, योगी जी के साथ यानी अखिलेश यादव ने इतनी घृणित घृणित उपमाएं जोड़ी हैं, चीलम और न जाने क्या क्या। भगवा का ये अर्थ समझते हैं ये लोग। इनके भगवा वेशभूषा पर एक से एक अस्तरहीन टिप्पणियां, इनके बुद्धि कौशल पर ठीक मोदी जी की तर्ज पर। तो मैं तो मानता हूं कि इनके मुंह में घी शक्कर आप अपने आप मोदी जी के बाद व्हाट नेक्स्ट इसका उत्तर तैयार कर रहे हो भैया। आप नहीं जानते, ये जनता की आकांक्षा तो है ही। कल को पार्टी का डिसीजन होगा, हम लोग तो मतदाता हैं, पार्टी का जो डिसीजन होगा और एक मतदाता के तौर पर हमें बेहतर लगेगा, हम चुनेंगे, सरकार फिर ले आएंगे। हम तो यही कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पर। लेकिन आज अपने दूसरे कार्यकाल में योगी जी ने क्या सिद्ध किया है कि हां, वो गोरक्षनाथ पीठ की परंपरा से, यानी मैं उसको कहता हूं कि योग पथ से निकलकर उनके राजपथ तक की यात्रा एक सेवक के रूप में। आज भी वो व्यक्ति एक चौकी पर 5 कालिदास मार्ग में सोते हैं। उनका अपना जीवन, उनकी अपनी शुचिता, और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में हैवी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों का विकास, इंडस्ट्री का विकास, लॉ एंड ऑर्डर, केंद्र की कोई भी योजना आप नाम लीजिए, उसका शानदार तरीके से क्रियान्वयन। अगर डबल इंजन सरकार का कुछ अनुपम उदाहरण मिलते हैं तो उनमें से अग्रणी उत्तर प्रदेश है। इसलिए कि यहां आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा दायरा है कि वो क्वांटम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आज 46%, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 46% टोटल एक्सप्रेसवे जो भारत के हैं उनमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। गंगा एक्सप्रेसवे जिस दिन तैयार हो जाएगा, ये भागीदारी 60+% हो जाएगी कि पूरे भारत में जितने एक्सप्रेसवे हैं 60+%। और सड़कों का विकास केवल चलने के लिए नहीं, सड़कों के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा पहले हुआ करती थी जिसका नाम था केवल उत्तर प्रदेश रोड, मतलब ये डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट, उसमें इन्होंने इंडस्ट्री जोड़ा। यानी जो सड़कें, जो एक्सप्रेसवे बनेंगे उनके किनारे ये प्लानिंग के तहत जमीन अधिग्रहण के समय ही ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, कहीं डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर बने। इस मॉडल को अब अपनाया जा रहा है दूसरे राज्यों में। महिलाओं के लिए आप योजनाएं देखिए, चिकित्सा के लिए, और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण जिसका न जाने क्यों नहीं जिक्र होता है सर। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। दर्शक गूगल करें, न जाने कितने सालों से उन्होंने नाम नहीं सुना होगा जापानी इंसेफेलाइटिस का। 3 दशकों से ज्यादा सर, 40 साल के लगभग, न सिर्फ नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में और पूरे पूर्वांचल में सर हजारों बच्चे, नौजवान इससे ग्रसित होते थे, बच्चों की मौतें होती थी सर पिछले 40 सालों से। लेकिन एक अकेला डॉक्टर कफील जो खलनायक बन के निकला था उस एक घटना के बाद, जब नए नए योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, आज सर पिछले इन 4-5 सालों में ही, आज कम से कम चौथा या 5वां साल है सर, इंसेफेलाइटिस बिल्कुल गायब हो चुका है। यही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सर भरा रहता था, केंद्र में रहता था, बच्चों की जानें ऐसे जाती थी कि पूछिए मत। अभी योगी उसके लिए ऐसा सर, और उसके लिए पर जो फिल्म आई थी उसमें हल्का सा उसका जिक्र था जी। और उसमें सबसे बड़ी बात सर, ऐसा नहीं हुआ कि कोई नासा का प्रोजेक्ट यहां पर लग गया और ऐसा कर दिया गया, नहीं। केवल केंद्र की योजना और जो प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान, सैनिटेशन, खुले में शौच का बंद होना, इन बेसिक चीजों और थोड़े से उपचार और ट्रॉमा सेंटर्स और इस तरह के अलग कैंप और वैक्सीनेशन के जरिए ये सारी चीजें कंट्रोल हो गई। 40-42 साल का कोड़ मिट गया। तो एक तरफ ये डेवलपमेंट का मॉडल, और उसको न देखना, अब्बा डब्बा गब्बा जैसी हरकतें करना, तो फिर तो सर पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम मिलेंगे ही। ये योगी जी ही कर सकते हैं।
एक बार मुझे याद है, मैं लोकसभा कवर करता था उन दिनों। लालू यादव ने और मुलायम सिंह उस पर हंसे थे। बिल्कुल। लालू यादव ने इन पर कहा था तंज कसते हुए, अरे बाबा मंदिर में जाकर के घंटा बजाओ। घंटा बजाओ। जी जी। तो कैसा घंटा बजाया है बाबा ने यूपी में भी, और अब बिहार में भी कैसा घंटा बजाएंगे, ये सब देख रहे हैं। और सर शर्म नहीं आई थी उन्हें, लालू प्रसाद यादव को, आज अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। 25 साल की उम्र में 1990 के दशक में सांसद बने हुए योगी आदित्यनाथ, जो कि उनके बेटे से 1 आध साल बड़े ही होंगे, और उनके लिए ये ऐसी बातें कर रहे थे। ये सनातन के प्रति इनकी घृणा दिखाती है। बिल्कुल। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन है कि आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, कंजूसी ना करें, फॉरवर्ड करें इस वीडियो को, अपने मित्रों को भेजें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें। अवनीश शर्मा जी का प्रारब्ध चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर, धन्यवाद।